जय हिंद स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशन पथ में। आज हम लोग जैसा कि आपको पता है कि बिहार बोर्ड में जो ऑब्जेक्टिव का वेटेज है वह सब्जेक्टिव से ज़्यादा है। इसी दरमियान हम लोग सारे सब्जेक्ट्स का 2011 से लेकर 2024 तक जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे गए हैं, हम लोग उन सब क्वेश्चंस को वन बाय वन डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हम लोग मैथ के सब्जेक्ट में सबसे पहले चैप्टर 1 का जो भी क्वेश्चन बिहार बोर्ड अभी तक पूछा है वह सब क्वेश्चन को अभी हम लोग देखेंगे। देन उसके बाद हम लोग एक एक करके सारे चैप्टर से रिलेटेड जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सबको देखेंगे। तो कभी भी शुरुआत करते हैं हम लोग तो पूरा अपने अंदर ऊर्जा और यह क्षमता लेके बैठे कि अभी तक जितना भी जो क्वेश्चन कराया जाएगा आप सबको, है ना, शुरू से अंत तक आप उस सबको देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है कि किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक सम का पूर्णांक रूप होता है। तो पूर्णांक यहाँ पर p जो है वह कोई भी नंबर हो सकता है। जैसे पूर्णांक कहने का मतलब है कि यह पूर्ण नंबर है, 2 है, पूरा है। जैसे अगर 0.2 है तब यह क्या है, पूर्णांक है क्या? आप बताइए। यह पूर्णांक नहीं कहा जाएगा, यह दशमलव संख्या है। कैसी संख्या है? दशमलव संख्या। ठीक है, ये क्या है? दशमलव संख्या। वही बात की जाए 2 है, 4 है, 8 है, 10 है, 12 है, 3 है, 5 है, 7 है, तो यह सब जो है कैसी संख्या है? यह सब पूर्ण संख्या है। कैसी संख्या है? पूर्ण संख्या है। तो हमसे प्रश्न किया जा रहा है कि किसी पूर्ण संख्या के लिए सम पूर्णांक का रूप क्या होगा। तो सम पूर्णांक का रूप हमेशा क्या होगा? वह सम होगा, यानी वह 2 से हमेशा विभाजित होगा, यानी यह क्या होगा? 2 का गुणांक होगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 2p। क्या हो जाएगा? 2p, है ना। अगला प्रश्न है कि इसी निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। दोस्तों, आपको पता है कि कभी भी हम लोग प्राकृत संख्या की बात करेंगे तो सबसे छोटी जो प्राकृत संख्या होती है वह 1 होता है। वह क्या होता है? 1 होता है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होती है? 1 होती है। अगला प्रश्न है कि, है ना, √12 का परिमेयकरण गुणांक क्या होगा। तो उसका परिमेयकरण जब हम करेंगे √12 को, तो हम लोग देखेंगे कि इसको हम क्या लिख सकते हैं कि 3 × 4 लिख सकते हैं, यानी 2 का, है ना, 2√3। क्या लिख सकते हैं? 2√3। क्या लिख सकते हैं? 2√3 लिख सकते हैं। देखिए, इसी को अगर हम ऐसे लिखें तो यह क्या हो जाएगा? 3 × 2 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा? 3 × 2 का स्क्वायर। और जब इसको क्या करेंगे, बराबर से देखेंगे तो यह हो जाएगा 2 का पावर, है ना, 2√3। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते, यानी इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 2√3। अगला प्रश्न है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे अगला जो टॉपिक है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो इसमें पहला प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम को 2 धनात्मक पूर्णांक को निम्न में से किसे परिकलित करने का तकनीक है। ए लस, बी मस, सी भागफल या डी शेषफल। तो दोस्तों, आपको पता है कि जो हम लोग यूक्लिड विभाजन करते हैं वह मसा के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? मसा के लिए करते हैं। अगला है, अब यूक्लिड विभाजन करते कैसे हैं?
आपको पता है कि यूक्लिड विभाजन आप पढ़े हैं। जब हम लोग इस टॉपिक को डिस्कस में करेंगे चैप्टर में, तब हम लोग इसके बारे में देखेंगे। अभी विस्तार संक्षिप्त रूप से हम लोग क्या कर रहे हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अध्ययन कर रहे हैं। दूसरा है कि 45 तथा 60 का मसा है। ए 45, बी 3, सी 1 या डी 15। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, आप हमको बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर जब आप फाइंड करेंगे तो महसा का मतलब होता है महत्तम समापवर्तक, जो इन दोनों में से क्या होगा, दोनों की संख्याओं को क्या होगा, मैक्सिमम यानी महत्तम रूप से करेगा। तो आप जब मसा निकालेंगे तो इसका सही उत्तर आएगा 15। क्या आएगा, 15। अगला प्रश्न है, एक अशून्य परिमेय और परिमेय संख्या का गुणांक होगा। एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या, परिमेय और अपरिमेय संख्या। देखिए परिमेय संख्या क्या होता है, वह संख्या जिसको PYQ के रूप में लिखा जा सकता है, जिसको PYQ के रूप में लिखा जा सकता है, PYQ के रूप में लिखा जा सकता है, जहां जो है Q जो है क्या होगा, कभी भी शून्य नहीं होगा। तो और अपरिमेय संख्या क्या होता है, जिसको PYQ के रूप में हम लोग नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, यह आपने पढ़ा होगा। तो पूछा जा रहा है कि जब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा हमेशा क्या होगा, बताइए। ए परिमेय, बी अपरिमेय, एक या परिमेय या अपरिमेय दोनों हो सकता है। तो जब कभी भी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को गुना करेंगे तो क्या होगा, हमेशा अपरिमेय संख्या आएगा। क्या आएगा, हमेशा अपरिमेय संख्या आएगा। अब उदाहरण के रूप में आप समझिए कि मान लीजिए कि परिमेय संख्या क्या है, 2 है, और अपरिमेय संख्या आपको पता है कि हमेशा क्या आएगा, रूट में आएगा। क्या आएगा, रूट में। तो जब कभी भी मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे संख्याओं को तो हम लोग देखेंगे कि यह क्या हो गया, 2√3। तो 2√3 क्या हो गया, हमेशा जो है क्या हो जाएगा, अपरिमेय आएगा। अपरिमेय, अपरिमेय संख्या के जब भी गुना होगा तो वह क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या, उसका आंसर आएगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। ठीक, अगला प्रश्न है, P एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक सम का पूर्णांक रूप होगा। A 2P, P+1, C P या P 2P+1। यह प्रश्न 2022 में पूछा है। तो आप हमेशा याद रखिए, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का अगर हमको सम पूर्णांक निकालना है तो वह हमेशा 2 का क्या होगा, 2 से उसको जो है 2 का गुणनफल होगा। क्या होगा, 2 का गुणनफल। तो यहाँ पे हमेशा ही जो है क्या आएगा, 2P। क्या आएगा, 2P। ठीक है, अगला है, किसी धनात्मक पूर्णांक PQ के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक, क्या बोल रहा है, विषम पूर्णांक का रूप होगा। A 6Q, B 6Q+2, 6Q+1 या 6Q+4। तो हमेशा याद रखिए कि जब आपसे विषम पूर्णांक पूछेगा तो विषम पूर्णांक के लिए आप हमेशा याद रखिए कि वह जो संख्या आएगा तो वह क्या हो जाएगा, विषम होगा। तो विषम संख्या प्राप्त करने के लिए आप हमेशा इस फॉर्मूला को याद रखेंगे, या फिर हमेशा देखिए 6Q+1, 8Q+1 कुछ भी रहेगा तो उसमें +1 आपको दिख जाएगा। यह जो है क्या होगा, सम संख्या होगा, उसमें एक जुटा रहेगा। सम संख्या रहेगा उसमें एक जुटा रहेगा, तो यानी 2Q+1 भी सही है, 4Q+1 भी सही है, 6Q+1 भी सही है, 8Q+1 भी सही है। तो हम लोग देखेंगे कि यहां हमारा आंसर क्या हो जाएगा। आप बताइए, इसमें आपको क्या लगता है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इसका सही उत्तर होगा 6Q+1। क्या हो जाएगा, 6Q+1। क्या हो जाएगा, 6Q+1। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि यदि भागफल एल्गोरिथम में A = क्या लिखा हुआ है, BQ+
आर, बी क्यू प्लस आर, जहां क्या है ए इक्वल्स टू 72, क्यू इक्वल्स टू 8, आर इक्वल्स टू क्या दिया है 0। तो बी का मान क्या होगा? तो बी का मान क्या होगा? देखिए ए दे दिया है 72, अगर हमको बी का मान नहीं मालूम है तो हम उसको x कंसीडर कर सकते हैं। देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, x इंटू क्यू का वैल्यू क्या है 8, यानी यह हो जाएगा 8x। क्या हो जाएगा 8x, ठीक है, यह क्या हो जाएगा 8x और r का वैल्यू 0। तो अगर हम निकालेंगे तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 9, x का वैल्यू 9। तो इसमें से बताइए कि सही उत्तर क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू 9, x इक्वल्स टू 9। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यदि भाग एल्गोरिदम a और b का r प्लस r का वैल्यू b इक्वल्स टू 61, q इक्वल्स टू 27, r इक्वल्स टू 32 हो तो a का मान क्या होगा? देखिए अभी जैसे बताए थे, जो वैल्यू हमको नहीं दिया हुआ है उसकी वैल्यू हम लोग x कंसीडर करेंगे और उसके बाद जब हम सॉल्व करेंगे तो हमको अपना आंसर मिल जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो उत्तर मिलेगा आपको वह क्या मिलेगा 1679। क्या मिलेगा 1679। ठीक है, अगला है सेम प्रकार का प्रश्न है कि यदि भाग एल्गोरिदम में a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर में b का जो वैल्यू है वह 43 दिया है, q का वैल्यू 31 दिया है और r का वैल्यू 32 दिया है, तो a का मान क्या होगा? आप खुद इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद आपको यह उत्तर क्या मिलेगा 1365। क्या मिलेगा 1365। तो ऐसे ही आप सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। बिल्कुल देखिए, बस ऐसे क्या करना है कि सारे के वैल्यू को लिख लेना है। पहले क्या करेंगे, सारे के वैल्यू को लिख लेंगे। ठीक है, a इक्वल्स टू जो दिया है, b इक्वल्स टू, q इक्वल्स टू, r इक्वल्स टू, और जो जिसका वैल्यू नहीं दिया है उसको x कंसीडर कर लेंगे और उसका वैल्यू पुट करेंगे और x का मान निकाल देंगे, हमारा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। अगला जो हमारा टॉपिक है वह है अंकगणित के आधारभूत प्रमेय। अंकगणित के आधारभूत प्रमेय। तो पहला जो हम लोग देखेंगे कि वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं। क्या करते हैं, एक वृत्ताकार पथ है, क्या है वृत्ताकार पथ है, एक जो है क्या है वृत्ताकार पथ है। ठीक है, एक क्या है वृत्ताकार पथ है। अब क्या कह रहा है कि 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं। तो मान लेते हैं कि धावक इस जो है पॉइंट से दौड़ना चालू किया, तो यहां पर 3 धावक A, B तथा C तीनों इस पॉइंट से दौड़ना चालू करते हैं। एक चक्कर लगाने में क्रमशः A को 3 घंटा, A को 3 घंटा, B को 4 घंटा और C को 8 घंटा लगता है। ठीक है, अब ये क्या हो गया, यह प्रश्न में दिया हुआ है। तो तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय होगा। तो बताइए कि तीनों जब जो है एक ही स्थान पर जब दोबारा मिलेगा तो कितना समय लगेगा। मान लीजिए कि A चालू किया तो A क्या कर ले रहा है 3 घंटा में एक चक्कर ला रहा है। 4 क्या करेगा, जैसे B अब चालू करेगा तो वह 4 घंटा में चक्कर लगाएगा। C चालू करेगा तो 8 घंटा में चक्कर लगाएगा। तब आप हमें बताइए कि यह जो है दृश्य कब देखने को मिलेगा कि जो है तीनों इसी सिद्ध में है। तब इसके लिए जब हम ऐसा प्रश्न देखते हैं तो इसके लिए हमको क्या करना है कि इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि इसका क्या करिए LCM निकाल दीजिए। क्या करिए LCM निकाल दीजिए। तो हम लोग जब 3, 4 और 8 का LCM निकालेंगे तो इसका क्या निकालेंगे LCM। क्या निकालेंगे LCM।
तो जब एलसीएम निकालेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 24 घंटा। क्या आ जाएगी? 24 घंटा। यानी यह जब दौड़ना चालू करेगा तो तीनों जो है दौड़ना एक साथ चालू किया, फिर जो अब देखेंगे कि तीनों एक साथ कब भेंट होगा, तो इसका भेंट होगा 24 घंटे के बाद, तीनों एक जगह फिर मिलेगा। ठीक है, कब मिलेगा? 24 घंटे के बाद फिर तीनों एक बार मिलेगा, फिर दौड़ना चालू करेगा, फिर 24 घंटे के बाद फिर एक दूसरे को सब लोग मिलेगा, क्योंकि जो है यह चक्कर पूरा करने का टाइम अलग अलग है। ठीक है, अब अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। क्या करना है, जब ऐसा प्रश्न हो तो उसका एलसीएम निकाल देंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि यदि प्रथम है ना 13986 अभाज्य संख्याओं का योग n है, तो n हमेशा भाज्य होगा डैश, है ना, डैश किससे होगा? 6 से, 4 से, 8 से, इनमें से कोई नहीं। तो ऐसे प्रश्नों के लिए तो हमें क्या होगा, हमें कैसे मालूम चलेगा कि यह अभाज्य संख्याओं का योग n है, तो n हमेशा भाज्य होगा। देखिए दोस्तों, तो हम इसको क्या करते हैं, जो कह रहा है कि 1 + 3 + 9 + 8 + 6, अब इसको हम लोग करते हैं तो यह क्या आएगा? 1 3 4, 4 और 9 13, 13 और 8 21, 21 और 6 27। क्या आ गया? 27। दोस्तों अब हम देखते हैं कि 6 का क्या होता है कि 6 जो है 2 से भी विभाजित हो और 3 से विभाजित हो तो वह संख्या 6 से विभाजित होगी। वह संख्या जो अंतिम में क्या होगा, अंतिम वह 2 संख्या जो 4 से विभाजित हो तो विभाजित हो नहीं रही है। 8 के लिए अंतिम 3 संख्या क्या होनी चाहिए? 8 से विभाजित होनी चाहिए, तो यह भी नहीं हो रहा है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या का वर्ग जो 16, 20, 24 प्रत्येक से भाज्य हो। क्या हो? सबसे छोटी पूर्ण संख्या का वर्ग। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। तो हमेशा याद रखिए कि क्या पूछा जा रहा है, पूर्ण भाज्य हो, प्रत्येक संख्या से भाज्य हो। तो इस सब का हम लोग कैसे निकालेंगे? बोल रहा है सबसे छोटी पूर्ण संख्या का वर्ग पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? वर्ग। तो इसमें हम लोग पहले निकाल लेते हैं। तो आपको पता है कि इसके लिए हमको क्या निकालना होगा? पहले एलसीएम। क्या निकालना होगा? एलसीएम निकालना होगा। ठीक है, जब हम लोग इसका एलसीएम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? अब देखिए, अब हम आपके लिए सिंपल फॉर्म में एलसीएम कर देते हैं। तो पहले 2 से लगाएंगे तो यह क्या हो जाएगा? 8, यह 10 और यह 12। फिर 2 से लगाएंगे तो यह हो जाएगा 4, 5, 6। फिर 2 से लगाएंगे तो यह हो जाएगा 2, 5, 3। अब तो नहीं लगेगा, अब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? 4, 8, 16, 25, 80 और 8 × 24। ठीक है, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका उत्तर आएगा 3600। क्या आएगा? 3600, है ना। सबसे छोटी संख्या का पूर्ण वर्ग जब आप निकालेंगे जो इस सब से विभाजित हो तो वह क्या हो जाएगा? ये 3600। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि 2 संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक किस इनके महत्तम समावर्तक का 14 गुना है। 2 संख्या है जिसका लघुत्तम समावर्तक महत्तम समावर्तक का 14 गुना है। इसके लस और मस का जोड़ 600 है। तो यदि एक संख्या 280 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी?
तो आपको लसा और मसा का फॉर्मूला याद होना चाहिए। जब आपको लसा और मसा का फॉर्मूला याद होगा तब आप इजीली उसको सॉल्व कर पाएंगे, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका सही उत्तर आपका आएगा 80। क्या आएगा? 80। देखिए इस सबको हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे चैप्टर में। फिलहाल हम लोग जल्द से जल्द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को क्लियर कर रहे हैं। अगला प्रश्न है कि 7 नंबर 6x का पावर 4y तथा xy का महत्तम समावर्तक क्या होगा? तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका सही उत्तर क्या आएगा? 6xy। जैसा कि आपको पता है कि जब आप फॉर्मूले से निकालेंगे, जब आपको महत्तम और लघुत्तम समावर्तक दोनों का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि √10 इंटू √15 बराबर है। तो बताइए √10 √15 किसके बराबर हो जाएगा? तो ऐसे प्रश्नों के लिए क्या करते हैं, जो कॉमन है उसको बाहर निकाल देंगे। अब इसमें क्या है, 2 इंटू 5 और ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 5, यानी 5 क्या हो जाएगा बाहर और यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहां क्या हो जाएगा 5 इंटू 2 इंटू 3 यानी 5√6। तो 5√6 किस में है? ए में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 5√6। अगला प्रश्न है कि 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देने पर, है ना, देने पर उसका मान क्या हो जाएगा? तो आप पता है किसी भी संख्या का जब हम लोग वैल्यू निकालने जाते हैं तब यह क्या हो जाएगा, 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देते हैं, तब जो आंसर आएगा वह क्या आएगा, यह सही उत्तर है। जब देखिए सीधी सी बात है कि x का जब हम लोग गुणनफल यानी वर्गमूल जो है क्या आ जाएगा ये, और घनमूल क्या हो जाएगा, इसका जो पावर होता है वही क्या होता है वर्गमूल तथा घनमूल। तो जब हम लोग देखेंगे कि 64 के वर्गमूल को, है ना, 64 के घनमूल से जब भाग देंगे तो जो प्राप्त होगा हमें वही क्या हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न है कि दो संख्याओं a तथा 18 का लसा 36 तथा मसा 2 है, तो a का मान क्या होगा? तो a कोई संख्या है ना, a कोई संख्या है जिसका क्या है 18 लसा 36 और तथा मसा कितना है 2 है, यानी एक के साथ क्या होगा, एक 18 है और दूसरा a है। तो इसका क्या निकालेंगे, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा C, 4 आएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि 5, 15 और 20 के लसा और मसा का अनुपात बताइए। तो इसका सीधा सा बात है, आपको लसा और मसा का फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा बताइए दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा 12:1, 12:1। अगला प्रश्न है कि सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा? तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या कौन है और सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या अगर बात की जाए तो वह 2 हो जाएगी, और सबसे छोटी भाज्य संख्या की भी बात की जाए तो वह क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, यानी इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 4। क्या हो जाएगा 4, ठीक है, यानी इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 4। अगला, इनमें से कौन अभाज्य संख्या है? तो वह संख्या जो अपने से और केवल और अपने गुणनफल, ठीक है, उसी से कटती है तो उसको क्या बोलते हैं अभाज्य संख्या। एक से या खुद से कटे तो वह अभाज्य संख्या होगी। तो यहाँ देखिए
29, 25, 16 और 15। तो 15 भी जो है कई 15 कई है ना, जैसे 3 से भी लगता है, 5 से भी लगता है, 16 2 से भी लगता है, 4 से भी लगता है, 8 से भी लगता है, 5 से भी लगता है ना, 25 से भी लगता है, लेकिन 29। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 29। अगला प्रश्न है, किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप क्या होगा? किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या के लिए बताए हैं कि जब कभी भी किसी संख्या का सम संख्या पूछा जाएगा तो वह सीधी बात क्या हो जाएगी? 2m। क्या हो जाएगा? वह 2 का मल्टीपल हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है? निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है? तो 15, 23, 12, 75। तो आपको पता है कि 23 जो है अभाज्य संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अभाज्य संख्या। अगला प्रश्न है कि 2, 10 है ना, 2, 10, 20 लसा और मसा का अनुपात है। 2, 10, 20 और इसका मसा का अनुपात और लसा का अनुपात क्या होगा? तो पहले जब हम इसका क्या निकालेंगे, मसा निकालेंगे, तो वह मसा क्या हो जाएगा? 2। और जब लसा निकालेंगे तो वह क्या हो जाएगा? 20। तो अगर मान लीजिए कि मसा क्या है? 2 और लसा क्या है? 20। तो पूछ रहा है लसा और मसा का अनुपात क्या होगा? तो लसा पहले क्या बोला? लसा और मसा का अनुपात, तो लसा और मसा का अनुपात हो जाएगा 10:1। तो 10 कहाँ है? बी में है, मार देंगे। अगला प्रश्न है कि यदि 65 तथा 117 का मसा क्या है? 65m - 117 के रूप का है, तो m का मान पूछ रहा है। तो पहले आपको 65 तथा 117 का मसा पता होना चाहिए। ठीक है। तो आप बताइए 65 तथा 117 का मसा क्या होगा? तो जब आप निकालेंगे तो इसका सही उत्तर आपको क्या आएगा? 13। क्या आएगा? जब आप 117 और 65 का मसा निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? यानी 13 = लिख सकते हैं 65m - 117। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तब यह क्या हो जाएगा बताइए? यह m = आ जाएगा 2। क्या आ जाएगा? 2। यानी m का वैल्यू क्या आ गया? 2। m का वैल्यू क्या आ गया? 2। सबसे छोटी भाज्य और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मसा कितना होगा? तो सबसे छोटी जो भाज्य संख्या है वह क्या है बताइए? सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मसा कितना होगा? तो अभी हम आपको बताए थे कि सबसे छोटी जो भाज्य संख्या है वह क्या है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या है वह क्या है बताइए? उसका मसा आपसे पूछा जा रहा है, उसका मसा आपसे पूछा जा रहा है, तो उसका मसा क्या हो जाएगा? 2। क्या हो जाएगा? 2। ठीक है। अगला प्रश्न है कि 96 का अभाज्य गुणनखंड होता है। क्या होगा? 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? तो अभाज्य गुणनखंड करने के लिए क्या करते हैं? तो अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं? तो अगर मान लीजिए 96 है तो वह क्या होगा? अभाज्य संख्याओं का गुणनफल होना चाहिए। जैसे अब सबसे छोटी जो होती है अभाज्य गुणनखंड में वह क्या हो जाएगा? यानी इसको 2 से विभाजित करेंगे तो यह हो जाएगा 48। फिर इसको 2 से करेंगे तो यह क्या हो जाएगा? 2 गुने 2 गुने 2 गुने, फिर हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 12। फिर क्या हो जाएगा? 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 6। फिर क्या हो जाएगा? 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3। अब जितना 2 आया है उसके ऊपर पावर लगा देना है, यानी 2 का पावर 1 2 3 4 5, यानी 2 का पावर 5 गुने 3। अब इसमें आंसर हम लोग देखेंगे कि 2 का पावर 5 गुने 3 का पावर 1, 2 गुने 5 गुने 3 का पावर 1 कहाँ है?
तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी, यानी 2 का पावर 5 गुने 3 का पावर 1। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि 6, 8, 22 का लस और मस का अनुपात क्या होगा? 6, 22, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 132:1। 132:1 कह रहा है 5005 में कितने अभाज्य गुणनखंड है? 5005 में कितने अभाज्य गुणनखंड है? तो जब आप इसको देखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो इसका सही उत्तर आ जाएगा 4। कितना आएगा? 4। अगला है 2 लगातार संख्याओं का जो मस होता है वह कितना होता है? तो 1। 2 लगातार जब संख्या होगा तो उसका हमेशा मस याद रखिए क्या होगा? 1। जैसे 2 लगातार संख्या, जैसे 3, 4 है, 2, 3 है, 56, 55 है, तो ऐसा जो भी संख्या होगा उसका मस हमेशा कितना होगा? 1। यदि a और b अभाज्य संख्या है तो a और b का लस क्या होगा? अगर दोनों अभाज्य संख्याएं हैं तो सीधा वो दोनों का क्या होगा? गुना हो जाएगा, यानी यह उत्तर क्या हो जाएगा? a गुने b। a गुने, यानी जो a b है वही इसका अंतर है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? तो यह जो है अनंत होता है। 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी संख्याएं होंगी? तो अनंत होंगी। कितनी होंगी? अनंत। कितनी होगी? अनंत। उसका कोई गिनती नहीं है, जितने मन उतने हम लोग कह सकते हैं परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है? तो बताइए अभाज्य संख्या कौन दिख रहा है आपको? यह जो है किस में आता है? 3 के टेबल में आता है, 9 के टेबल में आता है, यह किसके टेबल में आता है? तो 35। आप देखेंगे कि 35 5 के टेबल में भी आता है, 7 के टेबल में भी आता है, 13 1 के टेबल में भी आएगा और केवल 13 के टेबल में आएगा। ठीक है, 56 यह भी जो है 2 से भी विभाजित होता है। ठीक है, तो यह जो हमारा सही आंसर होगा वह क्या हो जाएगा? 13। अगला है सह अभाज्य संख्याओं का मस होता है। तो सह अभाज्य संख्याओं का जब कभी भी मस हम लोग निकालेंगे तो इसका सही उत्तर जो है वह क्या आएगा? 1। क्या आएगा? 1। जब कभी 2 अभाज्य संख्या रहेगी तो उसका मस हमेशा 1 आएगा। अगला प्रश्न है यदि 2 संख्याओं का गुणनफल क्या है? 2166 है, यानी 2166 है तथा उसका मस 19 है, तो उनका लस क्या होगा? तो इसका 27 का सही उत्तर जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 114। क्या आएगा? 114। ठीक है, सीधा है, इसको क्या कर देंगे? विभाज्य कर देंगे। इसको मसा को जब हम इसको गुणनफल से विभाजित करते हैं तो हमको उसका क्या मालूम हो जाता है? लसा। कोई भी अगर गुणनफल 2 संख्याओं का गुणनफल अगर हमको दिया हुआ है, देख गुणनफल अगर हमको दिया हुआ है, बस उसके मसा से विभाजित कर देंगे तो हमको उसका लसा मालूम चल जाएगा। यानी अगर 2 संख्याओं का अगर हमको गुणनफल मालूम करना है तो उसका क्या करेंगे? एलसीएम को एचसीएफ से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, यह जो है फॉर्मूला है, कई बार बताए हैं। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? हमारा उत्तर 114 आ जाएगा। अगला जो प्रश्न है देखते हैं। अगला प्रश्न है कि यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है और तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा? तो जब कभी भी m अगर धनात्मक पूर्णांक है तो उसका जब कभी भी हम लोग निकालेंगे तो उसका सही उत्तर क्या आ जाएगा? +1। अभी हम बताए थे कि अगर क्या है कोई भी विषम पूर्णांक अगर आपको निकालना है तो वह क्या हो जाएगा? 2m+1, 4m+1, 6m+1। जब भी ऐसा है तो आप कैसे समझ जाएंगे कि यह जो है ठीक है, क्लियर। अगला प्रश्न है संख्या 2.31 100। उसके बाद ये क्या है? रेकरिंग। यह पैसा प्रश्न आ गया, रेकरिंग वाला प्रश्न आ गया जो बार 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 क्या होगा? रिपीट होगा। अर्थात यह जो संख्या है वह कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। यह जो संख्या है वह कैसी संख्या है? एक अपरिमेय संख्या है। या देखिए तो यहाँ क्या दिया है? पूर्ण संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, या इनमें से
कोई नहीं। तो जब कभी भी ऐसा प्रश्न है तो वह कैसी संख्या होगी? अपरिमेय संख्या। कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या। निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्या है? तो निम्नलिखित में से बताइए कौन अभाज्य संख्या है? 91, 213, 41 और 501। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? तो जब आप फाइंड करेंगे तो आप देखेंगे कि सबसे छोटी संख्या में 41 किसी पहाड़ा में नहीं आता है। जैसे देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे तो बड़ी संख्या से पहले आप छोटी संख्या देखिए, तो इसमें सबसे छोटा वाला को देखेंगे तो सबसे छोटा 41 है, तो 41 को ही पहले चेक कर लेंगे कि कहीं यही तो अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, तो यही क्या निकल गया? हमारा अभाज्य संख्या। तो हमको आगे चेक करने की जरूरत नहीं पड़ा। अगला 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक कितना होगा? तो जब देखेंगे किसी भी संख्या का जो ऊपर जो संख्या लिखा रहता है वही उसका क्या होता है? घातांक। क्या होता है? घातांक। तो जब आप 144 को सॉल्व करेंगे ऐसे करके 144, फिर क्या करेंगे? 2 से विभाजित 72, फिर 2 से करेंगे तो 36, फिर 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा? 18, फिर 2 से करेंगे तो 9। ऐसे करके जब आप चेक करेंगे तब आप क्या देख रहे हैं? 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी, यानी 4, यानी 4। अगला प्रश्न है कि किसी धनात्मक पूर्णांक a और तथा b के लिए ए बी का मस कितना है? a मस गुने a इंटू ए कॉमा b है, यानी लसा निम्न में से कौन होगा? तो बताइए, कह रहा है कि ए बी के लिए मस अभी बताए थे तो क्या हो जाएगा? बताइए लसा के लिए क्या हो जाएगा? जब देखिए क्या कर रहा है कि धनात्मक पूर्णांक ए बी के लिए है ना, मस गुने जब लिख दिया तो हम सीधा सा हम समझ जाएंगे कि अगला प्रश्न जो है पूछा जा रहा है तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए गुने बी। अभी बताए थे पहले वाले प्रश्न में कि जब दो संख्याओं का क्या होगा? गुणनफल होगा। क्या होगा? गुणनफल होगा। वही क्या होता है? लस गुने मस, लस गुने मस। ठीक है, ठीक है। जैसे ए और बी है, दो संख्या है, अगर ए बी इक्वल्स टू हमेशा क्या होगा? एलसीएम गुने एचसीएफ, एचसी यही होता है। तो जब हमसे पूछा जा रहा है कि एलसीएम गुने एचसीएफ तो वह संख्या क्या हो जाएगा? ए बी। क्या हो जाएगा? ए बी। ठीक है, अगला प्रश्न है, ठीक है, अगला प्रश्न है कि यदि ए गुण और बी दो अभाज्य संख्याएं हैं, ए और बी दो अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है, तो उनका मस होगा। मस होगा क्या होगा? हमेशा जो है दो अभाज्य संख्याओं का मस एक होता है, दो अभाज्य संख्याओं का मस हमेशा एक होता है। 64 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल में 2 का घातांक। तो आपको पता है घातांक कैसे निकालते हैं? तो 2 का घात बताइए क्या हो जाएगा? तो 64 के लिए क्या करेंगे? बस 64 का याद रखना है, 2 से करेंगे। जोड़ लीजिए 2 2 3 4 5 6। देख लीजिए 6 क्या है? यहाँ है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 6। अगला प्रश्न है कि 18 और 72 का मस है। 18 और 72 का मस क्या हो जाएगा? बताइए। देखिए 18 का टेबल में क्या आता है? 72। 18 के टेबल में 18 चौको 72, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बताइए, आप ही बताइए कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सीधी सी बात है, 18 हो जाएगा। क्या है? 18 हो जाएगा। ठीक है, 156 अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक बताइए क्या हो जाएगा? बताइए 18 156 का तो निकाल लीजिए। जब आप इसको निकालेंगे तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 2। अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 2 का घातांक आपको कितना दिखेगा? 2। अब आपको दिखा देते हैं। जैसे मान लीजिए 156 है तो 2 से आप जब विभाजित करिएगा तो यह क्या हो जाएगा? 7 और 8 क्या हो जाएगा? 8। फिर 2 से आप विभाजित करिएगा तो ये क्या हो जाएगा? 3 9। अब देखिए क्या आ गया? 3 9। तो इसमें क्या हो जाएगा? अब तो 2 से विभाजित होगा नहीं, तो जब भी लगाएंगे 3 से तो 13 3 39, यानी जो है हमारा 2 का जो घातांक आया
वह क्या आया, 2 गुने 2 यानी 2 का घातांक 2, तो यानी क्या हो जाएगा 2। ठीक है, अगला प्रश्न है, अगला जो प्रश्न है कि दो पूर्णांक ए और बी के लिए, है ना, फॉर्मूला लिख दिया है, बराबर है। तो जब कभी भी दो धन पूर्णांक के लिए कितना होगा बताइए। अब इसका सही आंसर आप हमको बताइए कि 38 का सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो जब कभी भी ऐसा रहे तो आपको पता है कि दोनों आपस में बराबर है। क्या है, दोनों आपस में बराबर है। जब दो बराबर संख्याएं, जैसे अभी हम आपको बताए थे कि म स गुने ल स दोनों क्या है, ए और बी के बराबर है, ए और बी के बराबर है। तो दोनों आपस में जब बराबर है तो कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, एक। जब एक दूसरे को हम इसको विभाजित करेंगे तो दोनों तो आपस में बराबर है, तो यानी जब दो बराबर संख्याओं को हम लोग विभाजित करते हैं तो भागफल हमेशा एक आता है, भागफल हमेशा एक आता है। मान लीजिए कि दो बराबर संख्याएं कुछ भी हो, 56 क्या है, 56, तो इसको विभाजित करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, एक आएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सह अभाज्य है। सह अभाज्य यानी दो अभाज्य संख्याओं का क्या है, जोड़ा है। तो जब आप देखेंगे कि जब इसमें देखिए कि यह क्या है, 14 और 35 कैसा संख्या है, 14 और 35 कैसा संख्या है, 18 और 25 क्या है, 18 और 25। तो कौन है सहअभाज्य संख्याओं का युग्म, तो 18 और 25 क्या हो जाएगा, 18 और 25। फिर अगला प्रश्न है 13 और 52, 13 और 52, और यह है 21 और 84। तो आप यहां देखेंगे तो यह देखिए, यह जो है दोनों के टेबल में आता है। जैसे 14 और 35 7 के टेबल में दोनों आता है ना जी, 7 के टेबल में 7 दूनी 14, 7 पचे 35। अब देखिए इसमें क्या होगा, इसमें 13 का पहाड़ा में 13 चौके 52, ठीक है। और अगला जो है क्या है, 3 के पहाड़ा में यानी 21 चौके 84 भी हो जाएगा। लेकिन यह क्या है, दोनों अलग अलग है, यह क्या है, अलग अलग है। यानी यह जो है जिस टेबल में आएगा उस टेबल में 25 नहीं आएगा। जैसे 2 के टेबल में आ सकता है, यह किससे होगा, 2 से भी होगा, यह क्या हो जाएगा, 2 से होगा, 3 से होगा, 5 से नहीं होगा, किससे होगा, 9 से होगा। लेकिन यह क्या होगा, 5 से होगा, 25 से होगा। तब आप देखेंगे कि दोनों क्या है, सहअभाज्य संख्याएं। कैसी संख्याएं हैं, दोनों सहअभाज्य संख्याएं हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक है। यौगिक कहने का मतलब दो संख्याओं का योग है, ठीक है। तो यह क्या है, 11 आपको यौगिक दिख रहा है। यौगिक संख्या कहने का मतलब क्या होता है, जो एक से अधिक संख्याओं से क्या हो, विभाजित हो, एक से अधिक संख्याओं से क्या हो, विभाजित हो। तो जब आप 31 को देखेंगे तो यह भी अभाज्य संख्या है, यह भी अभाज्य संख्या, यह भी अभाज्य संख्या है। तो ये 21 जो है वह क्या है, एक यौगिक संख्या है जो 3 से भी होती है और 7 से भी होती है, 21 से भी विभाजित होती है। तो यह कैसी संख्या हो जाएगी, यौगिक संख्या। निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है ना, 33, 39, 38 और 31। तो देखिए 33 भी किसके टेबल में आता है, 3 के टेबल में, 11 के टेबल में, 39 किसके में आएगा, 3 के टेबल में, 13 के टेबल में, 38 किसके टेबल में आएगा, तो 2 के टेबल में भी आएगा, 19 के टेबल में भी आएगा, 38 के टेबल में, और 31 केवल क्या है, 31 के टेबल में आएगा। तो यह क्या है, अभाज्य संख्या है। अगला प्रश्न है कि दो संख्याओं का, है ना, अब अगला प्रश्न है कि दो संख्याओं का म स 27 है और ल स 162 है। यदि उनमें से एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो एक संख्या अगर 54 है तो आपको पता है कि यह क्या होता है, फॉर्मूला अभी बताए थे कि फॉर्मूला होता है कि ल स गुने म स इक्वल्स टू a इंटू बी। तो यहां पर एक संख्या जो हमको दे दिया है वह दिया है 54, यानी 54 गुने बी इक्वल्स टू 27 गुने
162। तो अब जब इसको विभाजित करेंगे तो हमको 27 गुने 162 बटे 54 करने पर काट देंगे 7 दूनी 27 दूनी 54 और ये कट जाएगा 81, यानी हमारे को आ गया दूसरी संख्या 81। तो 81 कहाँ है? यहाँ है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 81। अगला है संख्याएं 12, 15 एवं 21 का मसा होगा। तो इन सब का अगर हम लोग मसा निकालेंगे तो हमको क्या दिखेगा कि यह तीनों में जो है एक संख्या कॉमन है, वह है क्या? 3। क्या है? 3। तो इसका मसा क्या हो जाएगा? 3। क्या हो जाएगा? 3। अगला जो प्रश्न है कि दो संख्याओं का गुणनफल क्या है? 6670 तथा उसका मस 17 और उसका लस होगा। तो दो संख्याओं का गुणनफल पहले से दे दिया है और मस दे दिया है। तो इस फॉर्मूले पे आइए, ठीक है, इस फॉर्मूले पे आइए। तो इस फॉर्मूले में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर क्या दिया है। इसका वैल्यू जो दिया है आपको वह 8670 और लसा का वैल्यू कितना है? तो निकालना है, लसा हमको निकालना है और मासा का वैल्यू 17 दिया है। तो जब हम लोग लसा इसका निकालेंगे तो हम लोग देखेंगे कि 8670 बटा 17 जब हम लोग करेंगे तब इसका सही उत्तर जो आ जाएगा दोस्तों वह क्या आ जाएगा? 510। क्या आ जाएगा? 510। ठीक है, यह कट जाएगा 51 बार में। 17 पचे 85, देखिए 17 पचे 85, 17 एकम 17, 51 बार में कट गया, यानी इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 510। अगला प्रश्न देखते हैं कि 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 घातांक क्या होगा। तो वैसा कि आपको पता है कि 192 का जब हम लोग क्या निकालेंगे? घातांक निकालेंगे, तब इसका सही जो उत्तर आएगा वह क्या आएगा? 6। क्या आएगा? 6। यदि q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में से कौन धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है? क्या बोल रहा है? विषम पूर्णांक नहीं है। तो जब कभी भी विषम पूर्णांक बोलेगा तो हम देखेंगे कि उसमें कोई भी जो है सम संख्या हो सकता है। क्यों? कोई भी अगर क्या है सम संख्या का गुणनफल है, उसमें जो संख्या ऐड की जाएगी वह हमेशा क्या होगा? विषम संख्या होगा। वह क्या होगा? या तो 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा। ऐसा संख्या अगर होता है तो वह क्या हो जाएगा? एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है कि नहीं है। क्या बोल रहा है? कि नहीं है, धनात्मक पूर्णांक नहीं है। तो इसमें देखिए, इसमें क्या है? +1, इसमें क्या है? +3, यहाँ क्या है? +7, यानी इसमें क्या है? +4, यानी ये जो सम संख्या है यानी कि यह विषम पूर्णांक नहीं होगा, विषम पूर्णांक नहीं होगा। दो लगातार सम संख्याओं का मसा होता है। तो दो लगातार जब कभी भी पूछेगा कि दो लगातार सम संख्याओं का मसा हमेशा हमेशा 2 होगा। क्या होगा? 2। और दो लगातार संख्याओं का जब पूछेगा तो 1। क्या हो जाएगा? 1। लेकिन दो लगातार सम संख्याओं का मसा हमेशा 2 होगा। देखिए अगला प्रश्न है कि यदि p तथा q अभाज्य संख्याएं हैं तो p का पावर 3q और p का पावर 2q का मसा होगा। तो यहां देखिए, यहां क्या होगा? इसका जब आप फाइंड करेंगे तो आप पाएंगे कि इसका सही उत्तर जो है हमको क्या देखने को मिलेगा? p का पावर 2 गुने q, p का पावर 2 गुने q। अगला प्रश्न है कि 49, 234 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात। तो 234 का जब आप क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो आपको पता है कि अभाज्य गुणनखंड कैसे करना है। 234, फिर उसको क्या करेंगे? 2 से विभाजित, फिर क्या करेंगे? है ना, 1, 1, 7, फिर क्या करेंगे? 3 से विभाजित, तो 3 × 9, 3 × 9 27, फिर 3 से करेंगे तो 13 × 3 39। तो हमारा क्या आ गया? 2 गुने 3 गुने 13, 2 गुने 3 गुने 3 गुने 13। तो 3 का घातांक आपको कितना दिख रहा है? 2। तो 3 का घात 2। वैसे ही यदि a का पावर 2 का पावर a = 2 का पावर 3 गुने 3, b का पावर 2 का पावर 3, तो तथा m का पावर 3 का पावर n है गुने 5 है तथा a b c का एलसीएम हमको दिया हुआ है। तो n का वैल्यू
पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? n का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो n का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? देखिए हमसे पूछा जा रहा है एलसीएम हमको दे दिया है, एलसीएम हमको दे दिया है। तो एलसीएम में दिया है क्या? 2 गुने 2 का पावर 3, 3 का पावर 2 और 5 का पावर 1। और यहाँ क्या है? अगर आप देखेंगे 2 का पावर 3, 3 का पावर 1, यहाँ 2 का पावर 3। तो जो होता है उसमें क्या होता है? महत्तम समावर्तक। क्या होता है? महत्तम समावर्तक। ठीक है। और इसमें क्या होता है? लघुत्तम समावर्तक। तो जितने पावर है उसको जोड़ देते हैं तो यह क्या हो जाएगा? तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, है ना, तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 3 का पावर 2। क्या हो जाएगा? 3 का पावर 2। ठीक है। अगला प्रश्न है कि यदि 156 2x इंटू 3y इंटू 13z है तो x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू क्या होगा? सीधी बात है, इस सब में भी वही काम करना है। क्या करेंगे? जब हम इसका 156 का क्या निकालेंगे? घातांक निकालेंगे या अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, तब इसमें जो भी वैल्यूज आएगी तो उसको पुट कर देना है। मान लीजिए 2 गुने, अगर 2 से लगाएंगे तो 7, 8, फिर 2 से लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? 3, 9, फिर 3 से लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? 13। तो यहाँ पे 13 का कितना दिख रहा है? 13 के एगो है एगो, 3 का एगो है एगो, 2 का एगो है 2 गो। तो सबको जब जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 4। अब देखिए इसमें कहाँ है 4? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 4। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 4। अगला प्रश्न है 2 लगातार विषम संख्याओं का मसा। तो 2 लगातार विषम संख्याओं का जब मसा निकालेंगे तब इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1। क्या हो जाएगा? 1। अगला प्रश्न है, अगला जो प्रश्न है ना, p इक्वल 2 का पावर n गुने m का 5 का पावर m के रूप में किसी संख्या को लिखा जा सकता है तो वह संख्या कौन सी होगी? तब जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, देखिए यहाँ पे 2 का पावर n गुने m का पावर 5 का पावर m आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए इस संख्या को जब आप हटाएंगे यहाँ से तो ये दशमलव हट के नीचे हो जाएगा 105 बटा, नीचे हम लोग क्या लिख सकते हैं? जब आप दशमलव को हटाते हैं तो यह यहाँ पर होगा 1। जब यहाँ से दशमलव हटेगा तो नीचे हो जाएगा 1000। क्या हो जाएगा? 1000। अब इसको अगर हम लोग विभाजित करें तब आप देखेंगे कि अगर इसको 5 से विभाजित करते हैं तो यहाँ हो जाए 21 और नीचे हो जाएगा 200। क्या हो जाएगा? 200। 21 बटा 200। और 200 का जब हम लोग क्या निकालेंगे? अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, तब इसका सही उत्तर जो आएगा वह आएगा ये 21 बटा 2 का पावर 3 गुने 5 का पावर 2। ठीक है। अगला प्रश्न है कि यदि 2 संख्याओं का म स 25 है और ल स 50 है तो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? तो आपको पता है कि जब कभी भी ल स और म स दिया जाता है और इन्हीं दोनों को हम लोग गुना कर देंगे तो हमारा सही उत्तर मालूम चल जाएगा। तो जब हम इन दोनों को गुना करेंगे तो 25 पचे 125 और उसमें 0 यानी 1250 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है कि यदि 140 बराबर 2 का पावर x गुने y का पावर 5 का पावर y गुने 7 का पावर z हो तो x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू बताएंगे। तो इससे पहले जो प्रश्न सॉल्व किए वही प्रश्न है कि बस इसको क्या करना है? 140 को क्या करेंगे? पहले 2 से विभाजित करेंगे तो यह हो जाएगा 70, फिर 2 से विभाजित करेंगे तो हो जाएगा 35, फिर 2 से विभाजित नहीं होगा तो अब क्या करेंगे? 5 से और 7 यानी 1 2 2 4 यानी सही उत्तर क्या हो जाएगा? 4। सही उत्तर क्या हो जाएगा? 4, है ना। अगला प्रश्न है कि 2 संख्याओं का म स 15 है तथा ल स 105 है तो उन संख्याओं में एक संख्या 5 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो इसको कैलकुलेट करने के लिए तो इसको क्या करेंगे? पहले मल्टीप्लाई कर देंगे 15 को 15 गुने 105 और भागा 5 तो 5 से कट जाएगा, 5 से 15
और जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 315, यानी आंसर हमारा क्या आ गया 315। यदि Q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में से कौन एक धनात्मक सम पूर्णांक होगा, धनात्मक सम पूर्णांक होगा। तो धनात्मक सम पूर्णांक के लिए अभी बताए थे कि कभी भी दो चीजें याद रखेंगे कि जब धनात्मक सम पूर्णांक होगा तब हमेशा वह 2 से गुना होगा। क्या होगा 2 से गुना होगा। और जब विषम पूर्णांक होगा तो इसमें कोई भी हम लोग विषम संख्या जोड़ सकते हैं, 1 3 5 7, है ना। तो जब सम संख्या के गुणनफल में या किसी भी संख्या के गुणनफल में हम लोग क्या जोड़ देंगे, ठीक है, सम संख्या के गुणनफल में कोई भी विषम संख्या जोड़ देंगे तो वह क्या हो जाएगा विषम पूर्णांक। कैसा हो जाएगा विषम पूर्णांक। ठीक है, इसी के साथ हम लोगों का यहां तक का चैप्टर खत्म होता है और मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। ऐसी तरह सारे ऑब्जेक्टिव्स को हम लोग डील करते हुए खत्म करेंगे। धन्यवाद।